अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, अभी काफी सारी छुट्टियों के बाद आप आ रहे हैं, भूल भाल गए होंगे। जुम्मा हफ्ता छुट्टी थी, जुमेरात को आप नहीं आए और क्या हुआ? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप नहीं आए। मैं भी वही कह रहा हूँ, आप नहीं आए। तो मंगल और बुध तो भूल भाल गए होंगे। एंड कहाँ किया था मैंने नहीं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो नहीं, इस क्लास में बात हुई थी। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं 2-3 दिन लगा रहा हूँ उस पे बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पे, ये जो टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आ जाएंगी समझ वैसे। लेकिन अगर कोई मुश्किल हो रही है, किसी को उसको लगे कि तो मुझे ये दूसरा लेक्चर समझ ही नहीं आ रहा, तो आगे कॉस्ट क्या समझ आएगी, मुझे तो जीने का हक नहीं है, मर जा जाके, इतना नहीं टची होना, समझ आ जाएगा। अगर ना भी आया तो ये हल्की आंच पे ना पकता रहेगा आस्ता आस्ता, जैसे जैसे कॉस्ट में आगे बढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट होते रहेंगे पक्के। तो मैंने बात ये शुरू की थी कि बिजनेस में जितने भी खर्चे हैं, और खर्चों से मेरी मुराद एक्सपेंस थी। एक्सपेंस, गाड़ी खरीदने में भी खर्चा है, लेकिन उसको मैं यहां पर नहीं बता रहा, मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। तो एक्सपेंसेस को अगर टाइप्स में बांटना हो, तो एक तो जनरल बात ये की थी कि बिजनेस के सारे खर्चे, बिजनेस के सारे फंक्शन, उसमें आईटी और एचआर और फाइनेंस, इन सब की बात की थी। और प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री कर्ज था, वो सारा काम फैक्ट्री में होता है, उसके अलावा बाकी सारे काम जो है वो ऑफिस में है। तो इन सब जगह पर जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं? सैलरी है, फ्यूल है, रेंट है, यूटिलिटीज है, बिल्कुल ऐसे ये सारे एक्सपेंसेस। तो इन सारे एक्सपेंसेस को अगर कुछ टाइप्स में बांटना हो, ये मैंने हेडिंग दी थी क्लासिफिकेशन, तो डिपेंड करता है कि टाइप्स किस एतबार से। जैसे अगर इसी क्लास के अंदर जितने लोग मौजूद हैं, उन्हीं उसी पॉपुलेशन की ये कहा जाए कि इनकी टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू कि इनका एरिया ऑफ रेजिडेंस क्या है, तो अब वो यही लोग हैं, लेकिन बटेंगे, लाहौर वाले, गुजरांवाला वाले, फैसलाबाद वाले, ये सारे बंट रहे होंगे। और अगर इन्हीं लोगों की क्लासिफिकेशन इस बेस पे की जाए कि कौन से साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, कौन से कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अब वो कोई और दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स की बांटने की बात हो रही है, इन्हीं की बात हो रही है। बस वो क्लासेस किस एतबार से बांटनी है, इस पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी क्लासेस है। तो अगर खर्चों को बांटना हो इस एतबार से कि इनका प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है, यानी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट जो फिनिश गुड्स जो बिजनेस बनाता है, प्रोडक्ट हम फिनिश्ड गुड्स को कह रहे हैं, जो बिजनेस गुड्स बनाता है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कहां बन रहा है? फैक्ट्री में। तो बात मैं सारे बिजनेस के ही एक्सपेंसेस कर रहा हूं, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट से रिलेशन की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट से रिलेट करते हुए अगर खर्चों को बांटे तो वो दो हैं। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, वो खर्चा जो प्रोडक्ट के एक यूनिट में कितना लगता है, अगर बिजनेस एक्यूरेटली फुली ट्रेस कर सकता है, ज्यादा लंबा जुमला हो गया। अगर एक बिजनेस एक स्टैंडर्ड साइज के वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स के रबर के जूते बनाता है, ये जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते होंगे लोग, तो वो एक स्टैंडर्ड साइज के जूते हैं। एक पेयर ऑफ शूज में कितने किलो रबर लगता होगा, ये नहीं पता होगा बिजनेस को? पता होगा। अगर एक बिजनेस है जो लेदर की जैकेट्स बनाता है, स्टैंडर्ड साइज की, स्टैंडर्ड डिजाइन की, तो एक जैकेट में कितने गज या कितने स्क्वायर फीट लेदर लगता होगा, ये बिजनेस को नहीं पता? पता होगा, बिल्कुल पता होगा। इसी तरह अगर कोई बिजनेस मिठाई बेचता है, तो 1 किलो गुलाब जामुन में कितना कितना खोया लगता है, ये पता होगा। कितनी चीनी, कितना मैदा, ये पता होगा, बिल्कुल पता होगा। तो बिजनेस को प्रोडक्ट बनाने में कौन कौन सा खर्चा कितना लगता है, ये बात एक्यूरेटली पता है, तो उस खर्चे को डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, मैंने पहले दिन एक बात की थी, आप में से मुझे लग रहा है कुछ लोग पहले दिन नहीं थे, क्योंकि तादाद डिफरेंट है, ज्यादा है। तो आप मेरी क्लास में आए, आपका शुक्रिया। लेकिन अगर आप क्लास में आए हैं और ठीक है, ट्रस्ट करके आए होंगे, उम्मीद लगा के आए होंगे, तो मेरा काम है कोशिश करना। अब चूंकि मैं गुलबर्ग में एक सेक्शन ही पढ़ा रहा हूं, एक जीटी में पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए आपको उसी एक सेक्शन में एडमिशन लेना था, तो ये वो उधर तक पहुंच गए आप। अब आप आ गए, इसमें आपको मुश्किलें भी हैं। सबसे पहली मुश्किल तो क्लास में एंटर होने की होती है। जब आप क्लास में एंटर होंगे, धक्के लगेंगे, मारपीट भी होगी, फिर है कोई जान पे खेल के जो है वो बैग ऐसे फेंकता है बास्केटबॉल की बॉल की तरह, कोई खुद भी छलांग लगा देते हैं।
तो एक तो ये मुश्किल होती है। फिर उसके अलावा अभी तो खैर ये अच्छे मौसम वाला सेशन है, लेकिन सफोकेशन फिर भी होती है, ये मसला भी होगा। फिर कोई बहुत दूर बैठा होगा तो उसको मैं उसका बहुत दूर का रिश्तेदार लग रहा हूँ, तो आपको इस तरह के मसले होंगे। अब आपने तय करना है कि आपने जो लड़ मर के क्लास में एडमिशन लिया, पढ़ाई करनी है या मसलों से डर के मुंह टेढ़ा करके बैठना है, ये बेटे आपने फैसला करना है। मसले तो हैं, अगर आप में से कोई ये चाहता हो कि सर आप एक सेक्शन और बना लें, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो वरना एक सेक्शन और बन जाता जरूर, लेकिन टाइम नहीं है। जीटी कैंपस भी है, गुडवर्क कैंपस भी है, एफआर ऑन कॉस्ट, एफआर 2, शाम को सीफा की क्लासेस भी हैं, तो इसलिए टाइम नहीं है। अब उस टाइम में आप चूंकि अल्लाह की मेहरबानी से मेरी बात को बच्चों को समझ आ जाती है, तो बच्चे भी समझने आ जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप आ गए हैं इस क्लास में तो इन परेशानियों से मायूस होकर पढ़ाई खराब करेंगे तो आप बेवकूफ लोग होंगे। इसलिए है परेशानी, कोई बात नहीं, पढ़ना है ना तो पढ़ ले। तो जो दूर बैठे हुए लोग हैं जो अपने आप को डिस्कनेक्ट समझते हैं, तो जागना आप नहीं है सारे, जागना आपने है। और अगर कोई सवाल किसी ने पूछना हो तो आप एंड से भी पूछेंगे, आवाज मुझे आ जाएगी। माइक उस दिन भी आपने कहा था शायद, है ना? तो आपकी आवाज तो मुझे आ गई, सारा समझ आ गया मुझे। डायरेक्ट कॉस्ट वो खर्चे हैं जो कि मुकम्मल तौर पे ट्रेस हो सकते हैं, इट कैन बी फुली ट्रेस्ड टू 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। फुली ट्रेस का मतलब यही है कि जैसे हम किसी चीज की लोकेशन ढूंढते हैं तो बाज़ वक्त गूगल जो है वो घुमा फिरा देता है, लेकिन अक्सर चीजों की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो वो हम फुली ट्रेस कर लेते हैं उस जगह को। तो कोई भी खर्चा जो प्रोडक्ट के एक यूनिट के साथ फुली ट्रेस हो सकता है, इसका मतलब है कि अगर बिजनेस एक जैकेट बनाता है तो उसको यकीनन पता होगा कि कितने गज चमड़ा लगता है। अगर एक बिजनेस कोई ये प्लास्टिक का मार्कर बनाता है तो उस बिजनेस को पता है कि इस एक मार्कर के लिए इसके अंदर जो फोम है, जिसके अंदर इंक होती है, उसको पता है कि वो एक है जो हमने खरीदनी है, उसको पता है कि कैप हमने बनवाना है किसी से, तो एक कैप है जो उसके लिए लगा करता है। तो बिजनेस जो प्रोडक्ट बेचता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इनफैक्ट एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड जो खर्चा मुकम्मल तौर पर ट्रेस हो सकता है कि एक यूनिट के लिए कितना, उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और इसमें आपने इंट्रो में शायद कुछ 3 नाम भी पढ़े हो, लेकिन अब कॉस्ट में 2 ही काफी हैं। एक कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल और एक कहलाता है डायरेक्ट लेबर। अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको और एक्सप्लेन करना चाहें कि ये क्या होते हैं तो मैं वो भी बता देता हूं, अपने अल्फाज में लिख लेना। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल, कोई फिजिकल चीज को मटेरियल कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल वो फिजिकल चीज है जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है। डायरेक्ट मटेरियल उस फिजिकल चीज को कहते हैं जो प्रोडक्ट का हिस्सा बनेगा। जैसे जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं, इसमें ये जो सारा मेटल स्ट्रक्चर है ये डायरेक्ट मटेरियल है, जो इसमें फोम है डायरेक्ट मटेरियल है, ये जो लकड़ी का आर्म रेस्ट है ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये जो इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल है। तो डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्ट के एक यूनिट के लिए कितना खर्च होगा, नहीं मैंने क्या बोला, डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो प्रोडक्ट के एक यूनिट में कितना खर्चा होता है ये पता है, और उसकी मिसाल डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट का फिजिकल हिस्सा बनता है, उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और लेबर कॉस्ट क्या होती है? लेबर कॉस्ट डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, लेबर कॉस्ट क्या होती है? जो लेबर वो वर्कर है जो हमारे लिए काम कर रहा है, एम्प्लॉय भी कह सकते हैं आप। नॉर्मली लेबर का वर्ड जो है ना वो फैक्ट्री के लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन आप एम्प्लॉय भी कह सकते हैं। तो लेबर वो है जो हमारे लिए काम कर रहा है, उसको जो पैसे देने हैं वो लेबर कॉस्ट है। वो वर्कर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में एंगेज है, उसको जो पैसे देते हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वो वर्कर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व है उसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। जैसे अगर किसी वर्कर को कहा हुआ है कि एक जैकेट सियोगे तो 200 रुपए मिलेंगे, तो अब एक जैकेट सीने का लेबर कॉस्ट कितनी पता है ना, 200 एग्जैक्टली पता है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट के एक यूनिट से फुली ट्रेस हो जाए कि एक के लिए कितना, उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। 2 ही मिसालें, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। और भी वैसे होती है, कोई और अदर डायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है, लेकिन कॉस्ट में बस ये 2 ही नाम काफी है। और बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस जो इनके अलावा हैं वो इनडायरेक्ट हैं। तो इनडायरेक्ट होती है जो डायरेक्ट नहीं है। चलो यही अंग्रेजी दोबारा लिख देता हूं। इट कैन नॉट बी फुली ट्रेस्ड टू 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जो सारे के सारे ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यानी जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट हैं। उनका तो है ही नहीं कोई ताल्लुक प्रोडक्ट के साथ, तो वो तो है ही सारे इनडायरेक्ट ना। तो वो तो बेशक इस डिस्कशन से भी निकल जाए तो वो है ही इनडायरेक्ट, उनको तो मिसाल देने की भी जरूरत नहीं है। जैसे अगर एक बेकार सी मिसाल है, अगर यहां ये देखना हो कि यहां कौन है जो लेट्स से रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है,
तो चेयर्स रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, मतलब वो तो है ही नहीं ना। लेकिन वैसे अगर कहा जाए हाँ जी चेयर्स भी नहीं है जी, कैमरा भी नहीं है, जबरदस्ती अगर कहा जाए तो चेयर्स भी हो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है। लेकिन ये इतनी अंडरस्टूड बात है कि समझाने में चेयर्स का जिक्र भी नहीं किया जा रहा होगा। तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तमीज है ना, ये मेनली हो ही फैक्ट्री के खर्चों में रही होती है। ये तो है ही नहीं ना भाई डायरेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए इनका बेशक मैं जिक्र ना भी करता यहां पर। ये तो पक्का है ही नहीं डायरेक्ट, ये तो पक्के इनडायरेक्ट है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बहस भी मेनली हम लोग फैक्ट्री के खर्चों में कर रहे हैं, इसलिए मैं कह देता हूं कि फैक्ट्री के सारे खर्चे, ऑल अदर फैक्ट्री कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री के सारे खर्चे सिवाय इनके, तो वो भी सब इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। और इनके लिए आइंदा एक नाम इस्तेमाल किया करूंगा, इनके लिए ये कहलाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, और इनको प्यार से एफओएच भी कहते हैं। तो फैक्ट्री के खर्चे, ये चीज बताने के बाद, अच्छा अगर आपको ये मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लिखा है ना, ये मैं फिर बता रहा हूं कि ये समझाने की कोशिश कर भी रहा हूं, आप समझ भी लें, लेकिन मेनली ये नॉलेज के लिए है। अब से ऑनवर्ड अगर आप इतना भी रिटेन कर लें कि डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री के सारे खर्चे, 3 हो गए अब फैक्ट्री के सारे खर्चे। इस डिस्कशन का कंक्लूजन जो सब याद रख लें, फैक्ट्री के सारे खर्चे 3 हो गए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच है बस। वैसे होता क्या है डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो समझाया है कि वो खर्चे जो प्रोडक्ट से इतने डायरेक्टली रिलेटेड है, क्या कैसे मटेरियल है जो इसका हिस्सा बन रहा है बिल्कुल रिलेटेड है प्रोडक्ट से, और वो वर्कर जो फिजिकली काम कर रहा है बिल्कुल रिलेटेड है प्रोडक्ट से, तो उनके खर्चे डायरेक्ट कॉस्ट है, बाकी सब इनडायरेक्ट। हाँ जी, यहां से रिलेटेड को सवाल किसी का, कोई मुश्किल परेशानी कोई तकलीफ जी? इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? अच्छा वैसे तो हमने इसके ऊपर ना एक पूरा चैप्टर पढ़ना है फैक्ट्री ओवरहेड्स पे, लेकिन ऐसे ही कुछ नाम आपको अभी से बेशक याद हो जाए, इसी से आगे चल रहा हूं। कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं एफओएच की, जब तक हम ये चैप्टर नहीं पढ़ते तब तक चले काम आ जाएंगे, अदरवाइज फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक सेपरेट चैप्टर है जो आगे पढ़ना है। इसी में आगे चल के मैं आपको एफओएच की कुछ मशहूर एग्जांपल्स बता रहा हूं। इन डायरेक्ट मटेरियल, इन डायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, फ्यूल, पावर, रेंट, चले काफी। सर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है, उसके अलावा भी कहीं काम कर रहा है, तो अगर मैं इसका नहीं पता कि पर यूनिट मतलब प्रोडक्शन में वो कितना पर यूनिट कॉस्ट कर रहा है, तो किसी को डायरेक्ट कॉस्ट पहले कहीं कॉस्ट पड़ी थी किसी लेवल पे? अच्छा थोड़ा जल्दी है सवाल, ये थोड़े और आगे निकल जाए ना, जब फैक्ट्री ओवर वाले चैप्टर में आ जाए, लेबर में आ जाए तब सही। मटेरियल वो फिजिकल चीज है जो इस्तेमाल हो जाती है, उसको मटेरियल कहते हैं। अगर वो मटेरियल प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाना है तो उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, और अगर प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनना तो उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। मटेरियल कॉस्ट उसको कहते हैं जो फिजिकल चीज है और इस्तेमाल हो जानी है, उसको मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। जैसे स्टेशनरी भी एक तरह से मटेरियल कॉस्ट ही है, तो मटेरियल कॉस्ट वो होती है जो फिजिकली इस्तेमाल हो जाती है चीज, उसका खर्चा। डायरेक्ट मटेरियल वो फिजिकल चीज जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रही है, और इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन रही। मिसाल के तौर पे कि ये चेयर्स हैं, अब इन चेयर्स में जो कपड़ा है, फोम है, लकड़ी है, मेटल है, ये सब प्रोडक्ट का हिस्सा है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। फिर इसके बाद इन सब चेयर्स को यहां से वहां भेजने के लिए हो सकता है प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता हो ताकि मिट्टी ना लगे, वो प्लास्टिक कवर मटेरियल है लेकिन इनडायरेक्ट है। वो कार्टन्स जिनमें चीजें पैक की जाती होंगी मटेरियल है, इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल वो है जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाता है, इनडायरेक्ट है जो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता। अच्छा कुछ उलमा के मुताबिक ये चीज इस पे भी डिपेंड करती है, और ये बिजनेस ने फैसला करना, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, स्टूडेंट के लेवल का फैसला नहीं है ये जो अब बताने लगा हूं। कुछ उलमा के मुताबिक अगर मटेरियल कॉस्ट बेशक प्रोडक्ट का हिस्सा है लेकिन इतना मामूली है कि उसके कम ज्यादा होने में कोई खास बॉदर नहीं कर रहा होता बिजनेस, जैसे इन चेयर्स में सिलाई भी तो हुई है, स्टिचिंग हुई भी है ना, और इसी तरह कील भी लगे होंगे, लेकिन वो शायद इतने सस्ते हों कि उसके लिए बिजनेस इतनी कैलकुलेशन ही शायद कभी ना करता हो कि एक चेयर पे कितने कील लगते हैं। तो वो बना बेशक प्रोडक्ट का हिस्सा हुआ है लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो इस हिसाब से भी फैसला हो सकता है। दोनों बातें रिपीट कर रहा हूं, मटेरियल इन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, एक ये भी तरीका है कि वो मटेरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है वो डायरेक्ट है और जो हिस्सा नहीं बन रहा है वो इनडायरेक्ट है।
और इसमें मजीद गहराई ये हो सकती है कि वो मटेरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा बेशक बन रहा है लेकिन बहुत मामूली है, वो भी इनडायरेक्ट। अच्छा, कॉस्ट के स्टूडेंट्स पे इतना नहीं उलझाया जा रहा होगा, आप आराम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहचान लेंगे। हाँ जी, आप पूछो जो उसको पूछ रहे थे। हाँ, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट वाला वर्ड मटीरियल नहीं है ये। नहीं, पहले तो मटीरियलिटी की बात करो। वो मटीरियलिटी में ये वाला मटीरियल नहीं है, ठीक, वो एक अलग चीज है, ठीक है। वो मटीरियलिटी और ये मटीरियल, ये वो नहीं है। पहले तो इस पर क्लियर हो ना, ठीक है। अब रही बात के वो जो जाया हो रहा है उसका क्या, ये प्रोसेस कॉस्टिंग की चीज है। जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग में चलेंगे ना आगे, तो उसमें ये है कि कितना मटेरियल इन हुआ, उसमें से कितना जाया हुआ, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में आएगी आगे बात। चले जी, यहां से आगे चलते हैं। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे या डायरेक्ट होते हैं, जो कि ये सिर्फ दो हैं, और बाकी सारे इनडायरेक्ट होते हैं। और जो फैक्ट्री के अलावा बिजनेस के खर्चे हैं, उनको अगर इस तकसीम में लाना भी है बेशक, तो ले आए, हैं ये इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओके। अच्छा, मैंने ना बच्चों के कुछ बच्चे टारगेट किए होते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा होता है कि ये बात समझ आई कि नहीं आई। उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। तो वो मैंने एफआईआर में कुछ शक्लें मार्क की हुई थी, तो वो दूर दूर बैठ गए, तो मुझे शक्लें चेंज करनी पड़ेंगी। तो चले नई शक्लें ढूंढता हूँ। यहां तक ओके। देखें, कॉस्ट एक ब्रॉडर टर्म है। व्हीकल की भी कॉस्ट ही होती है, प्लांट की भी कॉस्ट होती है, लेकिन वो एक्सपेंस नहीं है। तो हम यहां पर बेशक वर्ड कॉस्ट यूज कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, लेकिन यहां मुराद एक्सपेंसेस हैं। वैसे कॉस्ट ब्रॉडर टर्म है। हाँ जी, उसमें एसेट भी है, एक्सपेंसेस भी है। कॉस्ट मतलब खर्चा, कि उस खर्चे की हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है, तो ये ब्रॉडर टर्म है। लेकिन मैंने यहां बेशक टाइप्स ऑफ कॉस्ट लिखा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। खर्चों की टाइप्स, उनकी नेचर भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर वर्ड है उनका बिहेवियर, उनके बिहेवियर के एतबार से। अच्छा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी ये बिहेवियर का वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेपर में 5 नंबर का सवाल आ जाएगा कि बिहेवियर के हिसाब से टाइप्स बता दें। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो जो मैं अब नाम इसके नीचे बताने लगा। दो मेन है, एक कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। मेन यही दो हैं, लेकिन एक इनको मिला के जबरदस्ती एक चीज कॉन्सेप्ट की हद तक बस, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं। और एक और है, वो मैं अलग लिख तो देता हूं, स्टेप्ड कॉस्ट, लेकिन असल में ये कोई अलग टाइप कहना मुनासिब नहीं है, ये एक सब टाइप कह लें फिक्स्ड कॉस्ट की। यानी ये फिक्स्ड कॉस्ट ही है, बस उसकी एक सब टाइप है। तो मेन फिक्स्ड और वेरिएबल है। अच्छा, ये मैं समझाता हूं आपको, उससे पहले मतलब ये समझाने के लिए कुछ और बातें बताता हूं। मैं आपसे मिसालें पूछता हूं और सोच के बताइएगा, जो नहीं भी बताना चाहें वो अपने आपको बता लेना। कि मैं किसी खर्चे का पूछूंगा कि ये पीरियड रिलेटेड खर्चा है या कोई एक्टिविटी रिलेटेड है। फैक्ट्री का रेंट पीरियड रिलेटेड खर्चा है कि एक्टिविटी रिलेटेड है? पीरियड रिलेटेड है। जनरेटर का फ्यूल एक्टिविटी रिलेटेड है। बिजली का बिल एक्टिविटी रिलेटेड है। पीरियड रिलेटेड नहीं है नहीं, बिजली का बिल, लेकिन बिजली का बिल तो अगस्त का होगा, तो वो अगस्त का ही होगा। हाँ,
नहीं सेमी नहीं, मैं सिर्फ आपसे फिक्स्ड और वेरिएबल पूछ रहा हूं बस, अभी सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल पूछ रहा हूं। गाड़ी का पेट्रोल पीरियड रिलेटेड है कि एक्टिविटी रिलेटेड? अच्छा मैंने तो अभी ये कहा ही नहीं था कि वेरिएबल क्या होता है फिक्स क्या होता है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि फलाना खर्चा पीरियड रिलेटेड है या एक्टिविटी रिलेटेड है, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। प्रोडक्शन वर्कर की वेजेस, प्रोडक्शन वर्कर की वेजेस, अच्छा चले इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रोडक्शन वर्कर को कहा है कि तुम्हें हम 200 रुपए पर यूनिट दिया करेंगे, एक्टिविटी रिलेटेड है, ओके। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी पीरियड रिलेटेड है कि एक्टिविटी रिलेटेड? ये बात सबको समझ आ रही, सारे दूर दूर वाले भी सारे हैं जी, पक्की बात है, चलो सही है, गुड। लेकिन मैंने भी एक बीच में जुमला बोला था, उस पर शायद किसी ने और किया हो, बिजली का बिल भी तो पीरियड रिलेटेड ही नहीं है, उसको आप एक्टिविटी रिलेटेड क्यों कह रहे हैं? देखें पीरियड रिलेटेड तो है ना, क्योंकि अगस्त का बिल है तो अगस्त का ही बिल है, तो फिर ये पीरियड रिलेटेड हो गया है। जिनको लग रहा है कि हाँ ये पीरियड रिलेटेड हो गया, तो ये जो हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल की जो भी यहां तमीज पढ़ने लगे हैं, यहां पर हम जो भी डिस्कशन करने लगे हैं, बात बहरहाल वो फॉर अ पीरियड ही होने लगी, यानी हम फॉर अ पीरियड ही की बात कर रहे हैं। जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो अभी 2023 गुजरा है, फॉर द ईयर 23 फलाना फलाना खर्चा फिक्स था, फलाना फलाना खर्चा वेरिएबल था, तो हम ये सारी डिस्कशन कर फॉर द ईयर 23 ही रहे हैं। या इसी तरह से अगर हम ये डिस्कशन करने लगे हैं कि ये जो अभी नवंबर का महीना आएगा, अब बात ये होनी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर ही लगी है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात होने लगी है कि नवंबर में फलाना खर्चा वेरिएबल होगा, फलाना फिक्स्ड होगा। इसी तरह हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि जो 2024 आएगा फॉर द ईयर 24, बात फॉर अ पीरियड ही होने लगी है, फॉर द पीरियड 24 कौन सा खर्चा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है। तो ये जो हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल की डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी डिस्कशन बहरहाल है एक पीरियड के फ्रेम में ही। ये पीरियड वाली बात समझ आई। अब हम उस पीरियड में रहते हुए ये बात करने लगे हैं कि जो 2024 का रेंट है वो पीरियड रिलेटेड है, और जो 2024 का बिजली का बिल है वो एक्टिविटी रिलेटेड है। ये पीरियड रिलेटेड वाली बात और एक्टिविटी रिलेटेड बात आ रही है ना समझ? तो ये और ये सारी डिस्कशन हो बहरहाल एक पीरियड की बाउंड्री में ही रही है। वो पीरियड गुजरा हुआ भी हो सकता है, यानी हम लोग पास्ट को भी डिस्कस कर रहे हो सकते हैं और फ्यूचर को भी डिस्कस कर रहे हो सकते हैं। वो पीरियड गुजरा हुआ भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, और फ्यूचर वाले के लिए बजट का वर्ड यूज हुआ करेगा अक्सर। तो हम ये सारी डिस्कशन कर बहरहाल एक पीरियड को ही सामने रखते रहे हैं। गुजरा हुआ पीरियड भी हो सकता है, फ्यूचर पीरियड भी हो सकता है, लेकिन हम उस पीरियड के फ्रेम में होने वाले खर्चों को इन टाइप्स में बांट रहे हैं। अच्छा मैं ना आपको काफी कुछ बोर्ड पे भी लिखवाऊंगा, काफी कुछ अंग्रेजी में भी लिखवाया करूंगा, और कुछ चीजें आपको कहूंगा अपने लिए अपने अल्फाज में लिखें, जो आप लिखेंगे अपने अल्फाज में, ये लिखें बात अपने अल्फाज में जो की है मैंने। क्या की है, क्या कहा मैंने कहा है कि हम ये जो वेरिएबल फिक्स्ड खर्चों की डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी ये डिस्कशन के पीरियड रिलेटेड है कि एक्टिविटी रिलेटेड है, ये सारी डिस्कशन है एक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में ही। वो गुजरा हुआ पीरियड भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर आस्ता आस्ता, इसका मतलब मेरे अल्फाज सुन के लिख रहे हैं, तो वो मैं ही लिखवा देता। तो जिन चीजों को कहूंगा ना खुद लिखा करें, वो वाकई खुद लिखा करें, आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, अपने आप को समझाने के काबिल भी तो हो ना। ये बात समझ आई किसी को जो मैं पीरियड वाली बात कर रहा हूं? हाँ तो समझाएं अपने आप को। उर्दू पंजाबी पश्तो जैसे मर्जी लिखें, लेकिन लिखें अपने लिए अपने अल्फाज में। जिनको अभी भी अल्फाज नहीं मिल रहे, हम ये फिक्स्ड और वेरिएबल के खर्चों की डिस्कशन, ये सारी डिस्कशन है फॉर अ गिवन पीरियड। वो पास्ट पीरियड भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन हो ये बात किसी पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में रही होगी। जो पीरियड रिलेटेड खर्चा है ना, वो फिक्स कॉस्ट होती है। ये पीरियड रिलेटेड कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट पीरियड रिलेटेड कॉस्ट है, इसीलिए
इसलिए ये लेवल ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड ही नहीं है। लेवल ऑफ एक्टिविटी कम हो ज्यादा हो इस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पीरियड रिलेटेड कॉस्ट है। पीरियड रिलेटेड कॉस्ट है, इसका मतलब उसका ताल्लुक बस उस पीरियड के गुजरने से है, कोई काम होने ना होने से नहीं है। तो चूंकि ये पीरियड रिलेटेड कॉस्ट है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड का इस बात पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि यूनिट्स कम बने, ज्यादा बनते तो क्या होता, कम बनते तो क्या होता, इस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा इस बात का। ये पीरियड रिलेटेड खर्चा होता है। और इसकी एग्जांपल्स में से कुछ अगर मशहूर देखें तो रेंट, सैलरीज, डेप्रीसिएशन। अच्छा, डेप्रीसिएशन भी ना यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या एक बेकार सा मेथड होता है, अगर पता है तो मैं लिख नहीं रहा, सम ऑफ योर डिजिट मेथड, वो भी इसी में होता है। फिर इंश्योरेंस, ये फिक्स्ड कॉस्ट्स की मिसालें हैं। क्या हो गया? हाँ, फिक्स नहीं रहती। अच्छा, अगर किसी को ये लगता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली फिक्स कॉस्ट तो नहीं है लगता किसी? नहीं, रेट फिक्स्ड होता है? नहीं, ये सही रीजन नहीं है ना, गिवन पीरियड के लिए सेम रहती है। अच्छा, है क्या वेरिएशन? क्या किधर है, कौन है, कहां है? हाँ बताएं। वेरिएशन सेम होती है तो बहुत कीमती जुमला है। वेरिएशन सेम होती है क्या मतलब? क्या मतलब वेरिएशन सेम होती है? नहीं हाँ है जी। हाँ जी, ये एक्टिविटी पे बेस नहीं कर रहा ना, यूनिट्स बने ना बने, ज्यादा बने, क्या फर्क पड़ता है? उस साल की एडेप्शन तो उस साल की ही होगी, उसका यूनिट से ताल्लुक ही नहीं है, तो एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये होती है फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इसी में ना यहीं आगे चलो, यहां जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं मैं। फिक्स कॉस्ट के हवाले से एक बात और लिख रहा हूं, अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो अगले लेक्चर्स में आ जाएगी। ये बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस बात की। मेन चीज ये थी, मेन चीज समझाने वाली ये है कि जो पीरियड रिलेटेड कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है, और जो एक्टिविटी रिलेटेड कॉस्ट है वो वेरिएबल है। तो मैं फिक्स के हवाले से यहां पर एक बात और कर रहा हूं। अगर हम इन्फ्लेशन यानी प्राइस का चेंज होना, तनख्वाहों का महंगा होना, रेंट का महंगा होना, अगर इसको फिलहाल हम इग्नोर करें तो जनरली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर रिमेन्स सेम ओवर द ईयर्स। यानी किसी साल में प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पीरियड रिलेटेड कॉस्ट है तो ये हर साल सेम ही होती है, जनरली हर साल सेम होती है। अगर हम प्राइस चेंज को इग्नोर कर दें तो यूनिट कम बनेंगे तो फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, नहीं ना, क्योंकि है ही नहीं वो एक्टिविटी रिलेटेड, तो इसलिए जनरली ये हर साल सेम ही चली आ रही होती है। अच्छा, अगर बिजनेस बस कैलकुलेशन के लिए ये कैलकुलेट करना चाहे कि फैक्ट्री का रेंट पर यूनिट कितना कॉस्ट कर रहा है, फैक्ट्री का रेंट पर यूनिट कितना कॉस्ट कर रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करें? रेंट को यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दें, तो कैलकुलेटर मना करेगा, ये क्या कर रहे हो? वो तो कर देगा कैलकुलेट, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी उससे। तो फिक्स कॉस्ट एम बस अगर बिजनेस चाहे तो पर यूनिट कैलकुलेट कर सकता है। तो फिक्स कॉस्ट क्योंकि टोटल फॉर द ईयर सेम ही रहनी है, 22 में भी उतनी, 23 में भी उतनी, 24 में भी उतनी, अगर यानी अमाउंट का बदलना हम इग्नोर कर दें तो टोटल फिक्स कॉस्ट चूंकि पीरियड रिलेटेड चीज है, हर साल 12 महीने, तो इसलिए टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर नॉर्मली हर साल सेम होती है। लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, यानी फैक्ट्री का रेंट है 2 लाख, किसी साल 20,000 यूनिट्स बने तो 2 लाख डिवाइड बाय 20,000, किसी साल 15,000 यूनिट्स बने तो 2 लाख डिवाइड बाय 15,000, किसी साल 40,000 यूनिट्स बन गए तो 2 लाख डिवाइड बाय 40,000, तो वो पर यूनिट का आंसर चेंज होता जा रहा होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर नॉर्मली हर साल एक जैसी ही होगी, लेकिन अगर किसी भी साल में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें तो वो हर ईयर में डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि एक्टिविटी डिफरेंट हो रही होगी। अगर ये बात ऊपर से गई तो जाने दें, जब प्रोडक्ट कॉस्ट अगले चैप्टर में पढ़ानी है ना तो उसमें आएगी ये बात दोबारा, सबको ऊपर से गई ये बात।
चले जानी ऊपर से गई तो जाने दें, चलो चल के पकड़ने की कोशिश ना करें, ये अगले टॉपिक्स में होगी ये बात कवर्ड। अभी ज्यादा ध्यान इस बात का है मेरा कि ये बात समझ आ जाए कि फिक्स कॉस्ट पीरियड रिलेटेड चीज है, एक्टिविटी रिलेटेड नहीं है। उस साल में, यानी जिस साल हम 2023 की बात कर लें, 2023 में अगर रेंट फॉर द ईयर 5 लाख था तो यूनिट्स कम बनाते ज्यादा बनाते, 5 लाख ही था, तो ये पीरियड रिलेटेड है, इसको हम फिक्स कॉस्ट कहेंगे। अच्छा, मैंने ना यहां पर सिर्फ फिक्स कॉस्ट की एक नेचर समझाने की कोशिश की है, इसको मैंने परफेक्ट रूल के तौर पे नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है कोई सोचे कि रिड्यूसिंग बैलेंस की डिडक्शन तो हर साल सेम नहीं रह रही होगी। तो मेन बात मैंने ये बताई हुई है, वो कॉस्ट जो पीरियड रिलेटेड है, एक्टिविटी रिलेटेड नहीं है, वो फिक्स कॉस्ट है। तो क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे निकली हुई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्टिविटी रिलेटेड है? रिड्यूसिंग बैलेंस पे निकली हुई डेप्रिसिएशन किसी एक्टिविटी से ताल्लुक है उसका, तो वो फिक्स कॉस्ट है। ये तो मैं वैसे ही बस एक जनरल नेचर बता रहा हूं फिक्स कॉस्ट की, कि वो टोटल फॉर द ईयर फिगर होती है, तो हर साल सेम ही रहती है अगर महंगाई ना हो तो। और जो एक्टिविटी रिलेटेड खर्चे हैं वो वेरिएबल कॉस्ट है। चूंकि ये एक्टिविटी रिलेटेड कॉस्ट है, तो इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर, यानी टोटल फ्यूल कॉस्ट फॉर द ईयर, अगर उस साल में फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल हुआ होगा तो टोटल फ्यूल कॉस्ट ज्यादा ही होगी, अगर फ्यूल कम इस्तेमाल हुआ होगा तो टोटल फ्यूल कॉस्ट कम आएगी। तो ये एक्टिविटी रिलेटेड कॉस्ट है, इसलिए ज्यादा होगी जब एक्टिविटी ज्यादा होगी, कम होगी जब एक्टिविटी कम होगी। ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। देखिए, अभी ना हम सिर्फ खर्चों की नेचर, उन खर्चों के एतबार से डिस्कस कर रहे हैं। सवाल ये पूछा स्टूडेंट ने कि कल को पेट्रोल महंगा होना शुरू हो जाए, बिजली के रेट चेंज होने शुरू हो जाए, तो उसमें तो प्राइस चेंज आ गई ना, उस खर्चे की नेचर तो नहीं चेंज हो रही। हम यहां पर खर्चों की नेचर बात करें, इसलिए मैंने प्राइस चेंज को अभी फिलहाल कंसिडर नहीं किया हुआ। तो पेट्रोल की महंगाई इसको छोड़ें, सिर्फ उतनी ही कीमत अगर रहे तो पेट्रोल वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है? वेरिएबल है ना, क्योंकि एक्टिविटी रिलेटेड है। जितना ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा टोटल पेट्रोल कॉस्ट फॉर द ईयर होगा। बिजली, जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल हुई होगी उतनी ही ज्यादा टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर द ईयर होगी। और इसकी भी कुछ 4-5 मशहूर मिसालें देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल क्यों वेरिएबल क्यों है ये? क्योंकि जितने ज्यादा प्रोडक्ट के यूनिट्स बनेंगे, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो होता ही वही है जो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए लग रहा है, तो अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे तो टोटल मटेरियल कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, तो ये वेरिएबल है। इसी तरह फ्यूल, पावर, पावर कहते हैं ये हैवी बिजली जो होती है। एक तो बिजली है जो हमारी पंखे लाइटों की है, 200, 220, 240 वोल्ट। एक होती है जो हजारों में होती है मशीनों के लिए, उसको पावर कहते हैं, ये वेरिएबल है। इसी तरह से डेप्रिसिएशन, अगर आर्स मेथड या यूनिट्स मेथड पे है तो वो वेरिएबल है। डिपेंड करता है। इनडायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। इनडायरेक्ट मटेरियल तो मेनली वेरिएबल ही होगा, क्योंकि मटेरियल कहते ही उस चीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा खर्चा, तो इनडायरेक्ट मटेरियल तो हाँ वेरिएबल ही होगा। इनडायरेक्ट लेबर वो उनके पैसों पे डिपेंड करता है, उनसे तय क्या हुआ है।
अगर महीने की तनख्वाह तय हुई है तो फिक्स्ड है, अगर जितना काम करेंगे उसके पैसे तय हुए तो वेरिएबल। अच्छा, इसी तरह की चीज ना, ये जो मैंने यहां लिखा है, इसी तरह की चीज मैं वेरिएबल के हवाले से भी लिखने लगा हूं, उधर लिख देता हूं, वहां जगह मेरे पास, वहां लिख देता हूं, इसी से आगे चल रहा हूं, इससे आगे। यहां पे भी मैं अगर फिलहाल वो पेट्रोल की प्राइसेस की चेंज इग्नोर करूं, यानी प्राइस चेंजेस अगर इग्नोर कर दूं मैं, तो जनरली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी ये सेम रहता है। यानी अगर महंगाई नहीं हो रही तो बिजली का रेट वो 60 रुपए पर यूनिट ही रहेगा, टोटल बिल चेंज होता रहेगा हर महीने। क्यों? क्योंकि बिजली कम ज्यादा इस्तेमाल हो रही होगी। इसी तरह से इग्नोरिंग महंगाई, पेट्रोल 300 रुपए लीटर रहेगा, रेट वो वही रहेगा, लेकिन जितना ज्यादा पेट्रोल डलवाएंगे टोटल खर्चा उतना ज्यादा होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मली सेम रहती है, लेकिन जो टोटल है ये ना, यही वाली बात मैंने जो टोटल के लिए की थी वो यहां पर यूनिट के लिए, और जो मैंने यहां पर यूनिट के लिए की थी वो यहां टोटल के लिए। अच्छा, शुक्रिया। क्या हो गया? अरे कहां कहां पढ़ाई हो, क्या कॉस्ट पहले पढ़ी थी? अच्छा, आपने इंट्रो में जितना कुछ पढ़ा हुआ है वो जरूरी नहीं कि सारा मैं आज पहले दिन ही पढ़ा दूंगा, अभी बहुत लंबा सफर है, कुछ 100 से ऊपर लेक्चर है, ये मार्जिनल कॉस्ट वाली चीजें आनी है आगे, बिल्कुल हमने पढ़ना है। जाग रहे हैं? अच्छा, अब एक बड़े काम की बात ना मैं आपको बताने लगा हूं, आपने अपने अल्फाज में लिखनी है, ये कैलकुलेशंस में काम आती है बात, अपने अल्फाज में लिखें, मैं नहीं लिखवा रहा, आप अपने अल्फाज में लिखें। और ये ओवर द पीरियड ये मैं रिपीट भी किया करूंगा अगले टॉपिक में भी, खासतौर पे सीरीपी पढ़ाऊंगा वहां पे फिर से जाकर रिपीट करूंगा इस बात को, बिल्कुल वहां मुझे बहुत जरूरत होगी। पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। जब कोई अमाउंट कोट हो रही होती है, मतलब पार्टीज में जो अमाउंट तय हो रही है, जैसे या तो पार्टीज में निगोशिएट हो रही है या सप्लायर रेट बता रहा है, जैसे आप किसी शॉप से कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें सप्लायर एक फिगर बोलेगा, जी इतने इतने पैसे हैं जी, पेट्रोल डलवाने गए हैं, पेट्रोल वाला एक रेट बताएगा। इसी तरह से वापदा वाले हैं, वो बिजली का एक रेट बता रहे हैं, मालिक मकान है वो रेंट का एक रेट बता रहा है। तो वो फिगर्स जो कोट की जा रही हैं, फिक्स कॉस्ट की जो ओरिजिनल हालत है, ओरिजिनल हालत मतलब जैसे वो कोट की जा रही है, वो टोटल फॉर अ पीरियड की शक्ल में होगी, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक रेट की शक्ल में होगी। दोबारा, बेशक ऑन एन एवरेज हर महीने आपका पेट्रोल का बिल 5,000 रुपए का हो, लेकिन जब पेट्रोल पंप जाएंगे तो आपसे पेट्रोल का रेट पूछेंगे तो कहे बेटा 5,000 पर मंथ लगा लो, है वो 5,000 पर मंथ फिगर बोलेगा पेट्रोल वाला, वो पेट्रोल पर लीटर का रेट बोलेगा। इसी तरह से अगर बिजली का बिल है, बेशक ऑन एन एवरेज हर महीने 15,000 आता हो, लेकिन वापदा वालों ने क्या कहा हुआ है कि 15,000 पर मंथ, उन्होंने कहा मुझे 60 रुपए पर यूनिट। अच्छा, प्रॉपर्टी के मालिक से जो रेंट तय हुआ है उसने कहा है 2 लाख रुपए फॉर द पीरियड, उसने उसको किसी रेट की शक्ल में नहीं बताया, तो वो खर्चे जो फिक्स्ड हैं उनकी ओरिजिनल हालत, क्या मतलब ओरिजिनल हालत, ये मैं क्या बोल रहा हूं, ओरिजिनल हालत जिसमें वो एग्री हो रही है पार्टीज के दरमियान, जिसमें वो कोट हो रही है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल हालत एक टोटल अमाउंट फॉर अ पीरियड होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट की ओरिजिनल हालत एक रेट की शक्ल में होती है। नहीं समझे बात? फिक्स कॉस्ट की जो अमाउंट की ओरिजिनल हालत है, ओरिजिनल हालत से मुराद है जब पार्टीज में वो फिगर तय हो रही है, तो वो एक टोटल फॉर अ पीरियड की शक्ल है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक रेट पर कुछ है। मिठाई की दुकान पे गए, उससे अमाउंट पूछ रहे हैं, तो कहेगा जी 3500 रुपए की मिठाई, मतलब आपका इतने का बिल बनेगा, वो फिगर क्या बोलेगा, वो 1 किलो का रेट बोलेगा, और अगर टोटल बिल जानना हुआ तो मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने किलो हैं। इसी तरह वापदा वाले जो फिगर कोट कर रहे हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल है, 60 रुपए पर यूनिट ऑफ बिजली, अब टोटल बिल जानना हो तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें जितने यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। पेट्रोल डलवाने गए हैं तो वो क्या फिगर बोल रहा है कि 1 लीटर का इतना रेट है, टोटल बिल कितना बना कैसे चेक करें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट की जो ओरिजिनली कोटेड फिगर है वो एक रेट की शक्ल में होती है, जबकि फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल शक्ल क्या है, टोटल फॉर अ पीरियड। कुछ शक्लों पे मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रही लगता है बात, है जी। और मिसालें देता हूं,
इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा कि इतने रुपए इस साल के इंश्योरेंस की फीस है आपके एसेट्स की, तो ये फॉर अ पीरियड टोटल फिगर बता रहे हैं, ये फिक्स कॉस्ट है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई फॉर द ईयर, तो ये टोटल फॉर अ पीरियड फिगर है या कोई पर यूनिट फिगर है? टोटल फॉर अ पीरियड है, ये फिक्स कॉस्ट है। अगर लेबर के साथ ये तय किया कि 1 घंटा काम करोगे तो 200 रुपए का वेज देंगे, ये रेट तय हो रहा है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है। जिससे हमने मटेरियल खरीदना था उसने कहा कि इतने रुपए किलो दूंगा मैं, तो ये रेट तय हो रहा है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट की जो ओरिजिनली कोटेड अमाउंट है वो टोटल फॉर अ पीरियड होती है, और वेरिएबल कॉस्ट की ओरिजिनल शक्ल एक रेट पर कुछ होती है, पर कुछ भी, पर किलो, पर आर, पर यूनिट, पर कुछ भी, यानी पर कोई एक्टिविटी। फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल हालत एक टोटल अमाउंट फॉर द पीरियड होती है, और वेरिएबल कॉस्ट की ओरिजिनल हालत एक रेट पर एक्टिविटी होती है। वो क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करेगा। चलिए कल ना मैं इसका एक सवाल कराऊंगा, जब कैलकुलेशंस गुजरेंगी ना हाथ से तो फिर और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।